चलिए तो राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास को फुल वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए जो तो आज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्या है, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है। क्वेश्चन में तो मूल ये रहेगा, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, क्वेश्चन ही रहेगा। अब इसको समझने के लिए ठीक है, हम लोग को फिर एक्स्ट्रा कुछ पृष्ठभूमि तैयार करना जरूरी रहेगा। जैसे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, उसके बाद विसरण तो हम लोग 9th क्लास में भी देखा है। यहाँ भी एक बार और याद कराना जरूरी रह जाएगा, याद दिलाना ना कि आखिर विसरण है तो इसके बाद जब ये जानेंगे जल के परिवहन, तो थोड़ा ये भी देख लेंगे कि हाँ भोजन का भी परिवहन कैसे होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, शुरू किया जाए तो ध्यान देंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन आवे आपसे कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा। किसके द्वारा, क्वेश्चन है पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। अब क्वेश्चन है कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, दोनों में अंतर है कि ना है। किसके द्वारा, तो जाइलम ऊतक। कैसे मतलब कैसे में का अर्थ यहाँ ये हो जाएगा कि जाइलम ऊतक के द्वारा तो होता है, ठीक है, लेकिन कैसे कार्य करता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, इसका भी कंटेंट बनाया गया है। जैसे जैसे आएगा चीज वैसे वैसे हम लोग चलते रहेंगे। हाँ, ध्यान देंगे। अभी हम लोग जाने कि पादपों में परिवहन किसके द्वारा होता है। अच्छा, परिवहन परिवहन कथी, परिवहन का अर्थ आप लोग समझते हैं, पदार्थों के एक स्थान से, पदार्थों या वस्तु का एक स्थान से दूसरे, बोले तो स्थानांतरण, क्या स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। अच्छा एक बात बताइए, पादपों में परिवहन किसका किसका होता होगा। भोजन, जल और कुछ गैसों का। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि पादपों में जल और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है ना। देखिए द्वारा पर चल रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग, पादप है, पादप है ना। चलिए अब देखिए, पादप का क्या है, जड़ है, क्या है, और जड़ है तो ये बूंदा बूंदा आप लोग देख रहे ये होगा, ये क्या है, जल है, क्या है, जल है। जल जड़ में समा रहा है, तो क्या जल जड़ में समा कर इसी में रह जाता है, पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जड़ में समाहित हो गया। अब देखिए ये जा रहा है, जा रहा है, बैक कर दे क्या हो थोड़ा। किसके द्वारा जा रहा है, ये जिसके द्वारा जा रहा है इसी का नाम क्या है, जाइलम ऊतक के द्वारा। तो जल पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। चलिए जाइलम ऊतक है, यहाँ थोड़ा एक बार और दिखाया गया, ये जो नली देख रहा है ना, आए इसमें से निकला है, ये क्या है हमारा, जाइलम ऊतक है। कौन ऊतक है जी, अब देखिए जी जो आ रहा है क्या है, जल है, वाटर लिख रहा है। तो पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा, जाइलम। अब चलते हैं भोजन का परिवहन, किसका, पादपों में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। कहाँ, तो भोजन की जरूरी पत्तियों के ही है क्या हो, पादप के हर एक भाग को है, हर एक कोशिका को है। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा दिखाया गया होगा कि हम भोजन जैसे ही जल गया। अच्छा बताइए, पत्तियों क्या बोलते हैं, पादप में भोजन के बनाने में कितने आवश्यक पदार्थों की जरूरत पड़ता है, चार, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक है जी, तो ये तो जल है, क्या है, जल है। ये जो वाला देख रहे हैं क्या है, एस्टोमाटा है, क्या है,
ये पतियों का क्या है, चित्र है। पतियों से नीचे हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा कणी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, तो जल हो ही गया। ये जो रंध्र है, रंध्र में के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जेबे करता है। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ये जो हरा वाला ये क्या है, जल है। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है पत्तियों में, ये वाटर हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो बड़ा बड़ा वाला भाग देख रहे हैं इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अरे हरित लौक, हरित लौक में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरित माने क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आया। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, ये वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर हरिया ठीक है क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल हो गया, क्या हुआ, क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसके अंदर समाहित हुआ। अब जाकर उधर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। वाटर गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, ऊपर से देखें सूर्य के प्रकाश आया। अंदर तो क्लोरोफिल पहले से मौजूद है। अब क्या बनेगा इसके अंदर, भोजन, यानी बोले तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। वो अपना भोजन बनाने के काम उसमें चल रहा होगा भीतर। हाँ, अब देखेंगे ये जो बैंगनी कलर का इसमें से कुछ निकला पदार्थ है, यही हमारा क्या है, ग्लूकोज। अच्छा सर जी अभी आप बोल रहे थे कार्बोहाइड्रेट ही निकला ग्लूकोज, बात वही है। कार्बोहाइड्रेट के जटिल सरल अणु को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, अब ये कहाँ बना है जी, पत्तियों में। तो भोजन के खाली पत्तियों का जरूरी है, पादप। देखते हैं कि कैसे जा रहा है, कि पादप के विभिन्न भागों में वहां से निकल गया। देखिए एक नली में समा रहा है, ये नली निकला, ऊपर वाला था जाइलम ऊतक, आई वाला है फ्लोएम। कौन ऊतक, अब फ्लोएम ऊतक में समाहित होगा। ठीक है, पादप के हर एक भाग में जाएगा, समा गया। ऑक्सीजन निकल रहा है रंध्रों के द्वारा, ये ऑक्सीजन जा रहा है। हाँ देखिएगा जी, इसमें ये जो बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा क्या है, ठीक है, अभी जा रहा है। फिर पादप के हर एक भाग में जा रहा है। ठीक है जी, तो हम 100% क्लियर हो गए कि पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। अरे जौ से जौ, ला जौ से जाइलम। पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, एक चीज और आता है, एक नंबरिया में ध्यान देंगे। जल का परिवहन, जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा किस दिशा में होता है, किस, तो नीचे से ऊपर। वो एक दिशीय होता है, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन जो भोजन बनता है उसका परिवहन जो होता है बहुमुखी होता है, सभी दिशा में होता है, सभी। ये समझ में आया। और जल का परिवहन ऊपर मुखी होता है, एक ही दिशा में। अब भोजन का परिवहन, अब कैसे मान ले कि भोजन का परिवहन बहुमुखी में अब जैसे मान लो, कल्पना करो हम एगो पादप हो गई, आ हमारे दूगो डेहनी हो गई, शाखा हो गई, आ यही में का बा, पाता बा। ठीक बा, तो हेपर से है ना पूरा हमार शरीर हो गई, हेपर से ऊपर भी। तो भोजन कहाँ बनल हो, पत्ता में। तो भोजन के खाली पत्ता जरूरी बा, हर एक चीज के। तो यहाँ से भोजन आली ही हवा, तो नीचे भागी कि ऊपर भागी कि दोनों ओर, क्योंकि इधर भी ना जरूरी है, तो यहाँ से आके ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ वहाँ होता है। तो यह तो एक नंबर ये में। ठीक है जी, भोजन का परिवहन एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, समझ में आ रहा है। तो भोजन का परिवहन एक दिशा में होता है कि बहुदिशीय होता है, और जल का परिवहन एक दिशीय होता है, केवल ऊपर मुखी होता है। जबकि भोजन का परिवहन बहुमुखी होता है, क्या होता है, बहुमुखी। समझ में आ गया।
तो क्वेश्चन है कि पादपों में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक के द्वारा जल का परिवहन और फ्लोएम ऊतक के द्वारा भोजन का परिवहन। ठीक है, कैसे होता है? कैसे होता है कि किसके द्वारा है? गलत बोला। पादपों में जल और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, अब प्रश्न क्या आ रहा है देखते हैं उसको। प्रश्न कुछ लिखा जी, क्या है? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है जी, चलिए इस प्रश्न को जानने के लिए कुछ हम लोग तनिक आपस में चर्चा कर लें। जैसे कि हम सबने देखा कि जल जो होता है जड़ में समाकर, जल पादप के जड़ में समाकर जाइलम ऊतक के द्वारा पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया गया। तो वो जो जल जाता है पादपों के विभिन्न भागों में जाता है तो क्या करता है? तो हमने एक देखा कि भोजन बनाने का कार्य करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की जरूरी है ना, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है और सूर्य के प्रकाश है। तो जल जो गया कहीं ना कहीं उधर भोजन बनाने के कार्य किया। ठीक है जी, तो क्या इतने मात्रा में जो जल जा रहा है सब का सब भोजन बनाने में ही अपना लग जा रहा होगा? तो फिर वो जल आखिर और होता क्या है? तो कुछ तो जैसे कि आपने बोला नहीं, इसका अर्थ हुआ कि कुछ जो जल है भोजन बनाने में अपना लग गए, तो बाकी का शेष माने जो शेष जल है वो क्या करता है? वो क्या करता है? फिर रिटर्न नीचे आ जाता होगा? नहीं। तो फिर क्या होता है उस जल का? वह जल, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर पादप के शरीर को छोड़कर, पादप के शरीर को वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, आज इसी क्लास में भी आपको पता चल जाएगा कि वर्षा होने में पादपों का जो भूमिका होता है तो कैसे होता है। हमने सुना होगा अक्सर, क्या सुना होगा कि जंगली इलाका में, जंगली जो क्षेत्र होता है वहाँ बारिश डेली होते हैं, लगभग माने आए दिन होते रहता है, लेकिन जहाँ पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाता। तो आज इसी के माध्यम से उसके भी कारण हम लोग को पता चल जाएगा। ऐ समझ में जी आए? तो चलिए देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, जो जड़ से जल समाकर पादप के शरीर में गया तो कुछ तो भोजन बनाया, और शेष जल का क्या हो रहा है थोड़ी इसमें देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करें। रंध्र वगैरह जानते हैं आप लोग? चलिए तभी प्रश्न है अपने आप क्लियर हो जाएगा। जड़ के द्वारा जल समा रहे हैं, पादप के शरीर में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाकर उधर भोजन बना लिए, कल्पना कीजिए। हाँ, तो आप देख रहे हैं पादप की पत्तियां है, इसमें धुआं के जैसे निकल रहा होगा, देखिए जी, किसके जैसे? अच्छा, निकल रहा था क्या हो? यहाँ भी कुछ हम लोग कुछ ऐसा ही देख रहे हैं, यहाँ भी देखिएगा। हाँ देखिए, यहाँ धुआं के जैसे कुछ निकल रहा है, तो जानते हो क्या है? वो जल है। क्या है? जल है। तो ये जल कहाँ से निकल रहा है? पादप के पत्तियों से। कहाँ से? ठीक है, अब इस चीज को प्रमाणित रूप में देखना है तो आप क्या कीजिएगा, घर पे जाइएगा, कोई भी एक नन्हा सा पौधा या केसाऊ भी बड़ा पौधा हो, पौधा को ठीक है देख लीजिएगा, उसमें जो पत्ता निकला होगा उस पत्ता को पॉलीथीन से क्या कीजिएगा, पॉलीथीन से ढक कर और रबड़ से नीचे उसके जड़िया पर क्या कीजिएगा, बांध दीजिएगा। कल आप देखिएगा तो जो पॉलीथीन से बांधे हैं, जिस पॉलीथीन से, प्लास्टिक से, उसमें जल की मात्रा आपको दिखाई जरूर देगा। तो वो जल कहाँ से आ जाता है? कहीं ना कहीं पादप के द्वारा ही जल को छोड़ा गया है। किसके द्वारा? पादप के द्वारा। क्या छोड़ा गया? जल को छोड़ा। तो ठीक इसी तरह निकलता है। समझ में है जी? आए? समझ में है?
तो ये जल क्या नहीं कर रहा है, जल नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं ये जल किसके द्वारा निकलता है, ये जल। तो जहां पादप के शरीर में छिद्र होगा, पतिया में जहां छिद्र होगा, उसी के द्वारा नहीं निकलेगा। तो पतियों में जो छिद्र होते हैं उसका नाम क्या होता है, एस्टोमाटा या रंध्र। तो कुल मिला के साबित हो गया कि पतियों के द्वारा जो जल निकलता है वो किसके द्वारा, काजी। तो हमने देखा एस्टोमाटा या रंध्र के द्वारा, एस्टोमाटा या पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, उसी एस्टोमाटा या रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को भी छोड़ रहे हैं। दूसरा चीज, तीसरा चीज एक और हमने देखा कि उसी रंध्र के द्वारा, उसी पादप जो है जल का भी बहिष्करण करते हैं। किसका, जल को भी छोड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस तरह दिखा दिया गया, फिर अब एक एनिमेशन के माध्यम से देखिए, आगे चलते हैं, स्पष्ट आ जाए। उसके बाद ये सारी क्या है, जल के गैस है। पादप के पतिया हो गया, ये क्या है, हाई का है, एस्टोमाटा है, मर रहा है। पतियों का जूम करके दिखाया गया है, किसको, पत्ती को जूम करके दिखाया गया है। देखिए ये खुल रहा है, खुलता है, बंद होता है। ये जो है गार्ड सेल, इसी को क्या करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। यह तो एस्टोमाटा या रंध्रवा है। क्या जा रहा है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। देखते रहिए, उधर से क्या आ रहा है, नीला कलर का ऑक्सीजन है, रेड कलर वाला कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब देखिएगा कुछ और आएगा इसमें से। अब देखिए तो बैगनी कलर से क्या आ रहा है, जल आ रहा है। क्या आ रहा है, जल आ रहा है। इसको पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गया, जल और ऑक्सीजन आ रहा है। काजी कोई दिक्कत, तो कहीं ना कहीं अब क्लियर हो जाता है कि पौधे जो होते हैं, कौन, सभी जल का इस्तेमाल भोजन बनाने में नहीं करते हैं, बल्कि उसको बाहर वायुमंडल में छोड़ने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जब पादप के शरीर से जल निकलकर वायुमंडल में पहुंच गया, तो क्या बोलेंगे, पौधे के अंदर से जल का हानि हुआ कि ना हुआ, ना भइल, हानि ना भइल। हानि का मतलब क्या होता है, और बढ़ना कि घटना। तो यहाँ जब पादप के पत्ती से हम देख रहे हैं वाटर निकल रहा है, तो क्या पहले ही जितना रह रहा है, निकल रहा है कि ना निकल रहा है। अच्छा एक चीज और, चलिए ध्यान देंगे, हम लोग, हमारे यहाँ गोभी का खेती बहुत होता है ना। तो जो पतवा मतलब कुबिया छोटा छोटा होता होगा, उघरी के कोबिया, तो सुबेरे और रात को देखते हैं उसका पत्ता खूब ताजा ताजा रहता है। लेकिन जब अधिक धूप लगता है तो क्या होता है, मलूरा जाता है। वो कैसे हो जाता है, उसमें का जो जल होता है, जल का ज्यादा हानि हो गया होता है। किसका, जल का। समझ में आया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जल का हानि हो रहा है कि ना हो रहा है, कहां से, अरे पौधे से। किसके, किसका हानि हो रहा है, जल का। तो यही पौधे से जल का हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बुझाया, वाष्पोत्सर्जन किससे कहते हैं, पौधों या पादपों से जल का हानि होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। समझ में आया, कोई दिक्कत, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं जी, हो गया। अब देखिए, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसी क्लास में हम सबको पता चल जाएगा कि जो जंगली इलाका होता है, जहाँ जंगल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ बारिश अत्यधिक मात्रा में होता है, और जहाँ पौधे नहीं होते हैं, पेड़ पौधे, वहाँ बारिश लगभग ना के बराबर होता है ना। तो जानते हैं क्या है, क्योंकि अधिक भले जंगल का मतलब अधिक पादप, अधिक पादप का मतलब अधिक पत्तियां,
अधिक पतियां का मतलब अधिक जल का हानि। तो पादप क्या कर रहा है, जड़ मिट्टी से जड़ के द्वारा जल को अवशोषित कर लिया और फिर पत्तियों के द्वारा छोड़ दिया। जब पत्ती के द्वारा छोड़ेगा तो वो जल कहाँ रहेगा, जाकर बादल बनाएगा। क्या बनाएगा, अब बादल बनाएगा तो फिर बरसेगा भी। समझ में आया। यही कारण है जहाँ जंगली इलाका है वहाँ बारिश अधिक मात्रा में होता है। समझ में आया जी। आ गया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है इसको देखा जाए। वाष्पोत्सर्जन क्लियर हो गया। देखिए क्या ना बैठल बिया हो, देखिए बैठल। फिर वही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जैसे पादप में जल का परिवहन कैसे होता है। तैयार है जी आप लोग। चलिए देखते हैं। हाँ, अभी हम फिर एक बार और देख रहे हैं, ठीक है, कि जड़ जो है, पादप के जड़ है किसके संपर्क में रहता है, मिट्टी के संपर्क। हम जानने जा रहे हैं कि जल का परिवहन जाइलम मूत्र के द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन कैसे होता है, समझ में है ना जी। तो पादप के जो जड़ होते हैं, मृदा बोले तो मिट्टी के संपर्क में रहते हैं। मिट्टी में जल की मात्रा है, मिट्टी में जल की मात्रा है। अब वो जल जड़ में समाहित होता है, फिर जाइलम मूत्र के द्वारा भेजा जाता है। तो जड़ में आखिर समाहित होता है तो उसको कौन जड़ में भेजने का काम करता है। इसके पास तो माने जल के पास पैर और नहीं ना है, गोड़ हाथ नहीं ना है कि चलते गया फिर जड़ में जाकर क्या गया, समा गया। तो समाया तो कैसे समाया, समाना एक क्रिया है कि ना है। तो ये काम हुआ तो कैसे हुआ, समझ में आया। चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक एक्स्ट्रा जानकारी है, आप उसको ले लीजिए। पादप जो होते हैं, कौन, पादपों को अच्छा से माने जीवित रहने के लिए, बीमार उमार ना पड़ने के लिए पादपों को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरी होते हैं। कितने, 16 प्रकार के पोषक तत्वों की। जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के कितने पोषक तत्वों के, 16 पोषक तत्वों की जरूरी पड़ती है, जिसमें से 3 पोषक तत्व वायुमंडल से पादप अपना ले लेता है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। किसको किसको ले लेता है, पादपों को कितने प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरी पड़ता है, जिसमें से 3 गो पोषक तत्व कहां से ले लेते हैं, वायुमंडल से। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन। अन्य जो 13 प्रकार के पोषक तत्व बच गए वो कहां से लेते हैं, मिट्टी से। कहां से, मिट्टी से। तो ये जो 16 प्रकार के पोषक तत्व हो गए मिट्टी से ले रहे हैं कौन, पादप। तो वो कैसे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, तो जल में वो क्या करता है, घुल जाता है। जो 13 गो 16 तत्व जो बच गया वो किस में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। तो जल में घुलने का मतलब जहां जहां जल गया वहां सभी प्रकार के पोषक तत्व गए। काजी क्लियर हो गया। तो हाँ, प्रश्न है कि पादप में जल का परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा गया क्वेश्चन, जाइलम मूत्र के द्वारा। यहाँ है किसके, कैसे होता है, ठीक है जी। तो हमने देखा ये पादप का जड़ है, पादप का, जब पादप का जड़ है तो मिट्टी में ही होगा, मिट्टी में होगा अर्थात मिट्टी के संपर्क में होगा। और मिट्टी में जल तो घुला ही है, जल है ना, तो जल इसके जड़ में प्रवेश कर रहा है। तो सवाल है कि प्रवेश कैसे किया, प्रवेश कैसे किया, समझ में आई कथी। पहले कैसे किया इस पर ध्यान देंगे। तो ध्यान दियो, सुनिएगा। देखिए
जैसे कि हम सभी कोई पहले से जानत हैं, का जानत हैं, तो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि विकर्षित करते हैं? विकर्षित का मतलब बुझल, दूर हटाने का काम करते हैं। आप विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करता है। जैसे चुंबक से लगभग हम सबने खेला होगा, का हो, तो चुंबक, दो चुंबक ले लेते हैं जो किसी बॉक्स वॉक्स का चुंबक नहीं होता है, तो देखते हैं गोल रहता है, एक ओर से बिना सटोला खींच लेता है, का हो, चिपक जाता है। और जब उसके विपरीत दिशा से ऐसे करके सटाते हैं तो हम अपना से ठेलते भी हैं, लेकिन वो सटता है, फिर बिक देता है। ठीक है जी। तो चूंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एगो दक्षिणी ध्रुव, एगो उत्तरी ध्रुव। तो उसमें भी जो समान ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव को नहीं लेता है, हटाता है। दक्षिणी ध्रुव को भी हटाता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को अपने आप खींच लेता है। ठीक है जी। तो ये तो चुंबक में ध्रुवों का काम हो गया। उसी तरह देखते हैं, हम चलते हैं तो आवेश, कौन आवेश, जैसे अपने तत्व को जाना होगा, परमाणु भी जाना होगा, परमाणु के तीनों मौलिक कण को भी जाना होगा। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है जी? नहीं करता है। प्रोटॉन को करता है? नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को करता है? करता है। तो वो आवेश हो गया। तो हमने बोला कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित किया कि विकर्षित किया? आप विपरीत आवेश आकर्षित किया। ठीक है जी। तो आप उधर आयन भी पढ़े होंगे, जैसे सोडियम पर देखा जाए, किस पर? सोडियम पर आप देखते हैं एक प्लस ऐसा लिखे होंगे, तो क्या है? सोडियम का आयन है। क्लोरीन पर चलिएगा तो एक रहता है, एल्युमिनियम पर देखिएगा +3, सल्फाइड पर देखिएगा -2, देखे है ना? तो ये सारी क्या है? आयन है। क्या है? अब बताइए, ई कौन आयन है? धन आयन। ई कौन आयन? धन आयन। तो क्या कभी एक दूसरे में दोनों मिलेगा? आयन के आप जानते हैं? कोई दिक्कत जी? चलिए, ये सारी खेल हो रहा है किसके लिए? कि हई जन जल बाड़े, जल में आखिर प्रवेश कैले हैं, तो कैसे कैले हैं? इनका अलग तो गोड़ हाथ नहीं खे गैले हैं, तो कैसे? इस चीज के समझे खातिर। ठीक है जी? कौन दिक्कत? चलिए। तो ई पादप के जौन जड़ देखता रह, ईटा से बनल बा कि पत्थर से कि कोशिका से कि काठी से? यानी हम पहले से भी जानते हैं, जीव के, सभी जीवों के शरीर का निर्माण काठी से हुआ? कोशिका से। तो जाहिर से बात है, पादप के जड़ है तो ये काठी से बना होगा? कोशिका। क्लियर? तो ये जड़ के जो कोशिका होता है, कौन? जड़ के कोशिका, समझ में आया? ई आयन का निर्माण करता है। किसका? आयन का निर्माण करता है। कौन कोशिका? पादप के जड़ का कोशिका किसका निर्माण करते हैं? ये जो मिट्टी है, कौन है? मिट्टी है। तो मिट्टी भी आयन का निर्माण करता है। किसका? कौन हो? ये जो मिट्टी है, ये भी किसका निर्माण करते हैं? आयन का निर्माण करते हैं। समझ में आया? पादप के जड़ के कोशिका किसका निर्माण किया? आयन का। मिट्टी भी किसका निर्माण किया? आयन का। अब ये दोनों आयन में अंतर होता है, दोनों आयन में अंतर होता है। ठीक है? देखा जाए तो जड़ के जो कोशिका द्वारा आयन उत्पन्न किया जा रहा है, उसकी सांद्रण अधिक है, उसकी सांद्रण अधिक होता है, उसकी सांद्रता क्या होता है? अधिक होता है। इस सांद्रता का मतलब बुझाइल हो?
जैसे तनिक और करियो, कल्पना करियो है जानो, समझ बा आयन की सांद्रता हम लोग को जानना है ताकि खेल समझ में आए। तो जैसे मान लेते हैं हई हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कोई एरिया हो गया, और यह भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया है। दोनों 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। यहां देख रहे हैं तो आयनों की संख्या जैसे कल्पना कर लेते हैं 50,000 है। कितना कितना दूर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आयनों की संख्या 50,000। फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में देख रहे हैं आयनों की संख्या मात्र 30,000 है। कितना 30,000। ठीक है, तो आयनों का घनत्व तो ज्यादा कहाँ देखने को मिला, ए वाला के पास कि बी वाला के पास। तो ये कहलाएगा आयन के सांद्र क्षेत्र, अधिक सांद्र क्षेत्र। कौन सांद्र क्षेत्र, ई कहलाएगा आयन का कम सांद्र क्षेत्र। जहां माने कमे दूर में ज्यादा आयन, मतलब वो आयन के अधिक सांद्र क्षेत्र है। ज्यादा दूर में कम आयन, आयन का कम सांद्र क्षेत्र है। समझ में आया? चलिए अब बताइए, तो पादप के जो जड़ होते हैं, जड़ की कोशिका, वो किस चीज का निर्माण करते हैं, आयन का। तो आयन का निर्माण सिर्फ पादप के जड़ की कोशिका ही करता है कि कुछ और करता है? कौन करता है? मिट्टी करता है, मृदा भी करता है। तो दोनों के आयनों में समानता होता है कि कुछ अंतर होता है? क्या अंतर होता है? तो जड़ के जो कोशिका आयन का निर्माण करते हैं उसका सांद्र अधिक होता है, अब मिट्टी में जो आयन का निर्माण होता है उसका सांद्र क्या होता है, कम होता है। क्लियर? कौन दिक्कत? एक वो चीज और हमने के जान लिया, का तब विसरण कथी हो, इसको ऐसा ही रहने दे। हम का जान ले, विसरण जान ले हम ना हो। तो विसरण तो हम लोग पहले से ही विसरण जानते हैं। उदाहरण के तौर पे नहीं ले लो और बाद ही हो जाइए। जैसे कैसे सुनिएगा ना, का हो सुनिएगा, खाली सुनिएगा कि सबसे बड़का चीज है समझना। क्या समझना? हम कल्पना करें कि हई एक पात्र हो गया जिसमें जल रखा है। क्या रखा है? जल हो गया। अच्छा, रसायन शास्त्र तो हम लोग पढ़ा है और जाना है कि दुनिया के हर एक चीज छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बने हो। हर एक चीज किससे बना होता है? छोटे छोटे। तो स्याही जो है, स्याही वो काथी से बना होगा? अरे सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये जो पात्र आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या भरा है? जल भरा है। अभी हमारा टारगेट क्या है? विसरण को समझना है। ठीक है, जल हो गया, जल का एक पात्र हो गया। आप इसमें क्या कर रहे हो? ठीक है जी, स्याही किसी एक जगह ले आकर क्या रख दिया आपने? स्याही को क्या किया? छोड़ दिया। किसको? फिर कुछ समय बाद देखिएगा तो ये स्याही जो है पूरा जल में फैल गया। इससे साबित हुआ कि इसमें जो स्याही का कण है उसमें गति आया। अरे बिना गति के जैसे चारों ओर फैल गया। कणवा एक जगह टुकुर टुकुर देखते लगा कि गईल, तो गति उसमें हुआ ना। किसमें? स्याही के कण में। तो कण में गति, इस गति को हमने दिया कि आपने दिया कि अपने आप हुआ? अपने आप हुआ। तो ये जो हुआ गति तो किसके कारण से हुआ? ध्यान देंगे। ऐसा होता है कि इधर तो थोड़ा भी स्याही नहीं था, यहाँ खूब स्याही है। तो ऐसा होता है कि जो अधिकतर मात्रा में कहीं चीज होता है तो अधिकतर मात्रा वाला कम मात्रा के ओर वो ऑटोमेटिक गति करना शुरू कर देता है। ये प्रकृति का क्या है? रूल है, नियम है। तो जहां ज्यादा है उसको अधिक सांद्र बोला, और जहां कम है या बिल्कुल नहीं है वो क्या है? कम सांद्र है।
बुझाइल आए। तो इसी कारण से इधर सियहिया के जो कड़वा था ये चारों ओर क्या हुआ, फैल के, समझ में आया जी आए। तो ये जो कण है अपने आप कण में भी गति देखने को मिल रहा है, किसके वजह से, तो कम और ज्यादा की मात्रा के वजह से। एगो बात बताओ, यहाँ सियाई रख लो इनको से गाढ़ सियाई, इनको से गाढ़ सियाई पहले ही है न से रही लो है न, इनको से गाढ़ा सियाई है न के उधैले रही तो इनकर मजाल रख है न से है न आके अबे ना ओजन रह जेत, बल्कि ई जाइत इनकर आओ तो अधिक ओर से कम और अपने आप गति आ जाता है, आगे कम ओर से अधिक ओर जाता है, नहीं जाता है। जहां अधिक है उसको अधिक सांद्र क्षेत्र बोलेंगे, और जहां मात्रा कम है या बिल्कुल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, कम सांद्र। ठीक है, तो यह क्या है, विसरण है। तो विसरण क्या ध्यान देंगे हो, ध्यान दीजिए, गैस या द्रव में, गैस या द्रव में, द्रव था, गैस या द्रव में, गैस या द्रव में कणों का अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर क्या करना, गति करना, विसरण कहलाता है। तो हमू गति करनी, हमू विसरण है ना, कणों का, किसका, कणों का अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर क्या करना, गति करना, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता। तो ये जो गति होता है क्या होता है, या तो द्रव या गैस में, समझ में आओ आए। अब वैसे भी कहीं कहीं ठोस अवस्था में जहाँ जगह मिल जाता है उसको जाने के लिए उसमें भी होता है। तो कुल मिला के बोले ना, कणों का, किसका, अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर क्या करना, गति करना, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर हो गया जी, चलिए हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना पुरान का घड़ाड़ी। कौन घड़ाड़ी हो, कि आखिर ससुरु जल जल में समाता रहता। तो इस चीज को जानने के लिए हम सब ने देखा कि पादप के जड़ की कोशिका आयन उत्पन्न करते हैं, मिट्टी भी आयन उत्पन्न करता है। ठीक है जी, तो दोनों के आयन के सांद्रण एक ही जैसा होता कि अलग अलग होता है। जड़ के कोशिका में जो आयन उत्पन्न हुआ उसका सांद्रण अधिक होता है, और मिट्टी में जो आयन उत्पन्न हुआ उसका सांद्रण कम होता है। ठीक है, समझ में लो। अब जल के काम ई रहेला, जल के काम ई दोनों जाने के आयन में जो अंतर बा, ई अंतर के दूर करे में बेचारा लाग जाला। क्या करने में, ए लड़की सुनो, जड़ के कोशिका में जो आयन है और मिट्टी में जो आयन है, आयन समान नहीं ना है, कमी बेसी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको माने जो अंतर आयन में अंतर बा, ये अंतर के क्या करे खातिर, दूर करे खातिर, क्या करने के लिए, दूर करने के लिए जो जल है इसमें अपना भूमिका निभाता है। तो कैसे भूमिका निभाता है, तो ये क्या करता है, जड़ में लगातार ना बुझाइल, ना बुझाइल, ना बुझाइल, जड़ के कोशिका में आयन ज्यादा बा कि कम बा, ज्यादा बा, मिट्टी में तो जने ज्यादा बा उनका क्या और कम करे खातिर क्या जो जलवा होता है ना, कौन, पादप के जड़ में समाइल शुरू करला, काहे शुरू करेला, आयन जो इनकर मिट्टी के तुलना में इनकर आयन ज्यादा बा, उनका के पंटिटोर करे खातिर मान लो कथी। अरे यार हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना 50,000, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना 30,000। तो ज्यादा किधर है, तो एमे और यदि जल का मात्रा मिला दिया तो आयन कम हुई कि ना हुई, आए समझ में आया। तो पादपों के जड़ में जल क्यों समाता है, क्योंकि जड़ के कोशिका में जो आयन है उसका सांद्र मिट्टी में जो आयन उत्पन्न हुआ उसके सांद्र से अधिक होता है,
ठीक है, इसी अंतर को दूर करने के लिए वो क्या करता है, चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है। ई चढ़त रहेला, फिर ई अपन चाल रहन छोड़ेला, ई अपन सांद्र बढ़ाते रहे, जितना कम कर लो तो ई बढ़ावेला, तो ई बढ़ावे के चक्कर में ई छोड़ावे के कम करे के चक्कर में बस ई खेल चलत रहेला, आराम से जड़ में समात रहे। अब कल्पना करो यदि मिट्टी के आयन में और कोशिका जड़ की कोशिका के आयन में समानता रहता तो क्या जड़ इसमें भले जल इसमें समाता है, समा भी सकता विसरण की क्रिया से, किसके क्रिया से, लेकिन कहिया ले क्या था ना काम है, समझ में लो। अब बाकी जो तेरे पोषक तत्व तो इसी जल में क्या करते हैं, घुल जाते हैं। जब जल गया तो सभी समा गया। काजी समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अभी तक हमने देखा, क्या देखा कि पादप के जड़ में, पादप के जल आखिर समाया तो किस कारण से समाया। क्लियर है? चलिए ध्यान दियो। तो सिंपल बात बा, मर्द लगो तनी गौर करियो। हाई एगो पाइप हो गल, का हो गई, हो गई पानी के एक पाइप से हियावा से है पर फीके के बा, तो मुंह में पानी ले लेनी तो बॉल दे में तो वहीं जाके पानी एगो हितनी सा के ऊंचाई में देखियो, फूकला से बॉल देला से तब जाके पानी ऊपर चढ़ता। एक ऐसा पौधा बड़ा सो कि कितना के पेड़ कितना ऊंचा बड़ा सो, तो उतना ऊपर जल के तरह। ठीक भाई, तो बात सही बा कि समा गईले है, लो समा गईले क्या में जड़ में जल समा गईले, लेकिन समय के तो समा गए, अब ऊपर गए तो केकरा बदौलत गए, बोले केकरा द्वारा गए तो जाइलम रास्ता तो बा, लेकिन चढ़ कैसे गई भाई, उतना ऊपर कैसे चल गई? सवाल नहीं है ये, हमने यहाँ तो बिगो तो पू मारा तरी से तब जाके प्रेशर मारते हैं ना, तब जाके चढ़ रहा। उतना ऊपर जल चढ़ल तो बिना तो माने नीचे से फोर्स लगने लेखे नहीं चढ़ल। विषय है कि ना है? तो अभी तक क्लियर कट हुआ है कि जड़ में जल कैसे समाया, इससे हम सबको संतुष्टि मिल गया है। अब सवाल है, अब सवाल है कि आखिर उतना ऊंचाई तक प्राप्त किया तो जल उतना ऊंचा चढ़ा तो, ठीक है? तो ध्यान देंगे। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं छोटा से। कहां से? छोटा से। जब पौधा छोटा होता है, पादप छोटा होता है, यहां से यहां से। अब जैसे एक चीज और आप सबने देखा होइएगा, जैसे मान लेते हैं, कल्पना कीजिए, कल भी बताया गया था शायद आप लोग को, ये दीवाल है, क्या है? पूरा दीवाल है, पूरा क्या है? दीवाल हो गया, दीवाल हमने के कहले भोजपुरिया में मर्द दीवार हो गया जी। तेरी गौर करिए हने, दीवार के हेतना भाग ले बाढ़ आयल बा तो पूरा जल चढ़ गइल बा। पूरा क्या है? जल है। का है? तो दीवार का इस लेवल तक जल है, लेकिन हम देखते हैं कि जहां तक जल के लेवल बा उकरा से कुछ ऊपर तक ले दीवार भीजा रहता है। कहां रह रही है? ऐसा होता है कि ना होता है? तो जल ऊपर गया कि ना गया? वो अपना लेवल से भी थोड़ा ऊपर पहुंच गया है, ओकरा टूट गल के पहुंचे हो विसरण के क्रिया से। काथी के है? तो कुछ दूर तक लेनु भीज रहे, आखि पूरा दीवार में भीज गया होता है। का हो? कुछ दूर तक। तो ठीक उसी तरह जब पादप छोटा होता है, पादप छोटा है, तो जल तो जड़ के द्वारा पादप में प्रवेश कर गया है, और नीचे जड़ में जो है जल की अधिक मात्रा है। अब पादप जब जमीन को छोड़ के इतना होगा तो उसमें तो जल की मात्रा कम होगा।
तो एक मिट्टी में देखे जल की अधिक मात्रा, अब मिट्टी से ऊपर देखे जल की कम मात्रा, तो जल का अधिक सांद्र क्षेत्र कहाँ हुआ? मिट्टी में, और कम सांद्र क्षेत्र ऊपर। तो क्या हो? तो जल के कण अधिक सांद्र क्षेत्र से अति कम सांद्र के क्षेत्र की ओर गति करेगा कि ना करेगा? यानी विसरण की क्रिया से क्लियर हो गया। पादप जब छोटा होता है तो उसके शरीर में जाइलम ऊतक के द्वारा जल विसरण की क्रिया से चला गया होता है। कौना क्रिया से? ए बुझाता जाए के रास्ता के बा? जाइलम ऊतक। समझ में आई? तो जाइलम ऊतक के द्वारा जब छोट रहता तो विसरण के क्रिया से काम चल जाता। तो विसरण के क्रिया ऊपर बहुत बड़का पर थोड़े होता। यदि बहुत बड़का पर होता तो देवाल के इतना भाग जल के संपर्क में है तो पूरा भीज जाता। तो विसरण की क्रिया कुछ दूर नु काम कर रहा है आकि पूरा काम कर रहा है। लो पादप तो कोनो बहुत बड़का बड़का होला तो ओकरा पुंगी पर ले जल जाला कि ना जाला? और भाई के तरह चल जाला, ई के तरह चल। तो एगो तो क्लियर कट हुआ कि पादप जब छोटे होते हैं तो उसके शरीर में जल जो गया होता है किस क्रिया के द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा। ठीक है जी, जाइलम ऊतक के सहारे गया होता है विसरण क्रिया के द्वारा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तब वहां कैसे काम में आता है? तब वहां आता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हमने देखा ना, पादपों से जल की हानि क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। अब बड़े बड़े पौधे में, ठीक है, जल के पहुंचने का पीछे वजह कोई होता है तो कौन होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहा देख लो हो? पादपों से जल का हानि क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो जल का हानि किसके द्वारा होता है पादपों में? अरे बोल रंध्रों के द्वारा कहा है ना, चाहे स्टिमाटा के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक है। अब भाई वाष्पोत्सर्जन हो रहा बा, एकरा से जल कैसे चढ़ जाता? यो सोचे वाला बात बा। आगे नहीं खे, आगे खाली मान ले झुलनिया खानी हो जाई, जानिए इसको। तो लगभग लड़का में से अधिकतर लोग एक खेल खेले होंगे आप लोग बचपन में। क्या खेल है? तो पतला पतला पाइप रहता है, हम लोग बाल्टी में पानी रख लेते हैं, अब पाइप मुंह से घींच के छोड़ देने से पानी घींचलो है कम का हो, जब लेयर पकड़ ले लगता से गिरता है से चढ़ता। खेलने वाला कि ना? पपीता के पाइप से चाहे कोनो पाइप से खेलने हो बहुत लोग, हे लोग ना खेले, हमने खूब खेले भाई, खेले हैं। हो गया, ध्यान दीजिए, सुनिए, सुनो सुनो। तो जहां से पानी गिर रहा है मतलब वहां जल का हानि हो रहा है। पाइपुआ से पानी गिरता तो किसका हानि हो रहा है? जल का। तो जितने हानि होता उतने चढ़ियो जाता। आए नहीं क्या हो, जितना हानि हो रहा है उतना चढ़ भी जा रहा है। समझ में लो? यदि यानी हानि ना होला तो चढ़बो ना करला, यानी हानि होता रहता है ना चढ़ता। और फिर सवाल है कि सर जी हानि भला से चढ़ के तरह जाता तो चूस लेता, क्या करता? जितना गिरता उतना फिर क्या कर लेता? चूस, यानी चूसन की क्रिया से। कौन क्रिया से? समझ में आया? तो इस तरह पादपों में, इस तरह पादपों में या पादपों के शरीर में जल जो गया होता है, चढ़ा होता है, कितने प्रकार की क्रिया से? दो प्रकार के, एक विसरण की क्रिया और एक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से। समझ में आया? अब जड़ में कैसे प्रवेश कीजिए ये अलग चीज हो गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन था कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, कैसे होता है। समझ में आ गया? अब चलिए इसको परीक्षा में पूछे तो हम लिखेंगे, ठीक है? इसके लिए तैयार हो जाए। अरे कितना मजा आवत, लवे वाला तो खूब मजा आवत हो। अरे भाई हैंग हैंग होता, आमनी के तक रखे कोयला से हो ना हो। है चलिए जी।
लिखित प्रश्न पर हम लोग काम करें। ए बुढ़ी हटना लागल अगर आए। पादपों में परिवहन, पादपों में जाइलम तथा फ्लोएम मूत्र के द्वारा होता है, तो देख लो हो। पादपों में जल का परिवहन जाइलम मूत्र के द्वारा ऊपर मुखी खींचे लिखल है, तथा कार्बोहाइड्रेट बोले तो सुक्रोज बोले तो ग्लूकोज का परिवहन फ्लोएम उत्तर के द्वारा बहुमुखी होता है। कौन मुखी? हाई जान देखा तरह हाई ई कौन है? बहुमुखी हो। अरे पादप क्या है तेरे काटल गल बा तई कौन है? जाइलम उतक है। आ हाई जो देख रहे कौन उतक है? फ्लोएम उतक है। हाई जगह तुम्हारा हाई फ्लोएम उतक के चित्र है, किसका है? जाइलम उतक है। समझ में लो, उन्हें से भोजन आता है ना ना। हाई जाइलम उतक है, कौन उतक है? फ्लोएम उतक। एने से जल चढ़ता है, बुझाई लो। चला अब ध्यान दियो, वाष्पोत्सर्जन क्या हमने जाना? पादपों में जल का हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा ताप, हाँ बउआ ध्यान दियो। वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों में किसके कारण होता है? ताप के कारण। अधिक गर्मी, अधिक वाष्पोत्सर्जन। घामुआ जैसे कोभिया का पतवा वाला बात भैल तो घामुआ उगल तो वही मलुआ जल लोग। तो वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा किसके कारण होता है? पादपों को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरी पड़ता है, जिसमें से 3 पोषक तत्व वायुमंडल द्वारा, बाकी शेष किसके द्वारा? मीठा के द्वारा प्राप्त करते हुए। कैसे? तो जल में घुल जाला लोग, जल में घुल जाला। अब है प्रश्नवा, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? चलिए जी ध्यान देंगे। अब यहाँ देखेंगे हम। ए बुढ़ी का भाल कही मुंड जियान कैले बड़ा। चलिए जी, बोला है उत्तर में। उत्तर बोले तो कबूतर में। ए फुसुर फासिर बंद करो बउआ। बोला है पादपों में जल का परिवहन 2 स्थितियों में होता है। कई स्थिति में? विसरण द्वारा तथा वाष्पोत्सर्जन के क्रिया द्वारा। क्लियर है? इन दोनों स्थितियों में जल का स्थानांतरण जाइलम मूत्र के द्वारा ऊपर मुखी होता है। विसरण द्वारा हो के अच्छा है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा एमें जल के स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आ क्या तरिया? तो ऊपर मुखी। क्या तरिया? ऊपर मुखी हो गई। अब देखते हैं विसरण द्वारा परिवहन। 2 द्वारा भले एक वाष्पोत्सर्जन एगो विसरण। विसरण द्वारा परिवहन बोल रहा है जब पादप छोटा होता है। जब पादप अगर छोटी स्थिति है, एकरा से बढ़, एकरा से बढ़, एकरा से बढ़, एकरा सबसे बढ़, तो छोटका स्थितिया में तो विसरण द्वारा हो ही जात हो, लेकिन बड़का स्थिति में विसरण का में ध्यान देंगे। वही बोल रहा है जब पादप छोटा होता है तब उसमें जल का परिवहन विसरण द्वारा हो जाता है, किंतु पादप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इस स्थिति में विसरण काफी नहीं होता है। विसरण काफी उनका खातिर ना हो। अब इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अब पादप वगैरह खातिर दूसरा रास्ता अपने। तो दूसरा का रास्ता क्या हो? काती वाष्पोत्सर्जन का है। वाष्पोत्सर्जन देखा। अब कहता कहता वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का परिवहन। जल के किसी भी प्रकार के परिवहन के लिए जल का जड़ में प्रवेश करना आवश्यक होता। तू कौनों से परिवहन करो, जल से। जल का परिवहन कौनों माध्यम वाष्पोत्सर्जन से हो क्या है? अच्छा है विसरण। जाड़वा में जलवा चढ़ी तो वही नु लेके जइब। ट्रैक्टरवा के टेलरवा पर खादरवा लदब तब नु लेके जाई। खादर को ही टेलर थोड़े चल जाई। वही बोल रहा है, ठीक है जी, कि जल के किसी भी प्रकार के परिवहन के लिए जल का जड़ में प्रवेश करना आवश्यक होता है। ठीक है जी।
पादपों के जड़ की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहकर एक आयन तैयार करती है। क्योंकि आयन मृदा में भी रहती है, किंतु मृदा का आयन की तुलना में कोशिका आयन अधिक सांद्र होता है। कोशिका के आयन का रहला अधिक सांद्र, अब मृदा में आयन कम और सांद्र रहला। समझ में आई? आए ए बुझताऊ। अब देखिए बोल रहा है, अब जल इन आयनों के अंतर को दूर करने के चक्कर में पादप के जड़ में प्रवेश करता रहता है। ठीक बा? जैसे होला कैसे, जैसे मान लो एगो हमरे बहन हो गई ससुरा बाड़ी, पढ़ते नहीं के डेली झगड़ा होते रहता, डेली झगड़ा होता, माने चाहे आए दिन झगड़ा होता। आम बात कहाँ से हो, अब जुग गई, शिक्षित लोग आये, सब दूर भागल। अब बागड़ बिल्ली लोग में तो होते रही कबू। आम बात शिक्षित में ई बात आम ना कहलाई, आथू बात कहलाई। का तो पढ़े लिखे ऐसा चक्र हो तो अच्छा बात। हाँ ध्यान दियो, सुन तो हम अपना बहन की है ज्यादा जाम की तनी खड़ा हो, इनकरा बहनी कोई झगड़े नहीं हो तो ज्यादा चांस क्या करबा हमारा नहीं के बेर बेर लफड़ा फड़िया हो जाएगा पड़ता टाइम। वही तेरी है बात, जब आयन में अंतर ना रही तो जल जाइबे ना करी जाए तो बढ़िया। अब जल आयनों के अंतर को दूर करने के चक्कर में लगातार जल में प्रवेश करता रहता है। उधर वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का चूषण होते रहता है, जल का, और जल ऊपर मुखी चढ़ते रहता है। और ही नहीं खानू बफड़े बाबा न बिहान यहाँ तक ले। तो यदि आप सबको आज का क्लास बहुत बढ़िया से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो कोई नहीं को सब्सक्राइब करे है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करा। आई सब ससुरा को करना चाहिए। भागा लोग को बड़ी क्या भाल पड़ल उलाल, हाँ वो करता है।